दोस्तों, बंगाल की बात जब भी होती है तो एक बात हर बार कही जाती है कि बंगाल हमेशा देश के सबसे प्रॉस्पेरस रीजन्स में से एक रहा है और इसके इतिहास के 8वीं सदी का अध्याय आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अतीत के बंगाल का निर्माण किसने किया था। 7वीं सेंचुरी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल नॉर्थ इंडिया से पूरी तरह कट गया और वहां पॉलिटिकल वैक्यूम जैसी स्थिति बन गई थी और इसी की कहानी मैं आज आपको समझाऊंगा। जैसे जैसे आपको ये कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मुझको भी ऐसा ही लगा था। 8th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब बंगाल किसी एक रूलर के अधीन नहीं था। कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जो पूरे क्षेत्र को एडमिनिस्टर कर रहा हो। कुछ छोटे छोटे स्थानीय सरदार जरूर थे और हर सरदार अपने आप को अपने इलाके का राजा मानता था, और क्योंकि अब वो राजा है तो उसके हिसाब से वही सही भी होगा। वहां कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहां बस मत्स्य न्याय चल रहा था। अब भैया आप ये पूछोगे कि मत्स्य न्याय किस चिड़िया का नाम है? भाई, मत्स्य न्याय मतलब मछलियों का नियम। बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे निगल जाती है, वैसे ही उस समय जो ज्यादा ताकतवर होता था वो कमजोर को खा जाता था। और ये जो अराजकता थी वो बस पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं थी, ये रोजमर्रा की जिंदगी में उतर चुकी थी। अंग्रेजी में आप इसे माइट इज राइट के रूप में समझते हैं। खैर, ये बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 8th सेंचुरी में बंगाली नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही पावर ट्रांजिशन का दौर चल रहा था। पुराने साम्राज्य ढह चुके थे, नए अभी पूरी तरह से खड़े नहीं हुए थे और लगभग हर रीजन में यही तनातनी चल रही थी कि आखिर राज कौन करेगा। बंगाल पर फोकस अगर करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 7th सेंचुरी के एंड के बाद बंगाल एक अनिर्धारित भविष्य के दौर में घुस चुका था। हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो पॉलिटिकल अम्ब्रेला नॉर्थ इंडिया के ऊपर था वो पूरी तरीके से हट गया। बंगाल का डायरेक्ट कनेक्शन कन्नौज और गंगेटिक हर्डलैंड से टूट गया। इसका रिजल्ट ये रहा कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची और कोई ऐसा फाइनल डिसीजन मेकर नहीं था जो पूरे रीजन को चला सके। दोस्तों, 8वीं सदी का जो बंगाल था वो एक टुकड़े के ढेर जैसा था। गौड़, वरेंद्र, समतात, रध, वंगा, हर रीजन अपनी मर्जी से चल रहा था। हर जगह छोटे छोटे सरदार, सामंत और मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन उभर कर आए थे। इनमें से हर कोई अपने आप को सबसे बेहतर बादशाह मानता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस बेहतरता को प्रूव करने का बस एक ही टूल था, वो थी ताकत। और इसीलिए टेक्स्ट इस दौर को एक शब्द में डिस्क्राइब करते हैं, मत्स्य न्याय। राज्य स्तरीय पॉलिटिक्स, रोजमर्रा की जिंदगी कोलैप्स हो चुकी थी। किसान अपनी फसल सुरक्षित नहीं रख सकता था, व्यापारी को नहीं पता था कि वो बाजार तक पहुंच पाएगा भी या फिर नहीं, और गांव के गांव लूट लिए जाते थे। लैंड ग्रांट्स भी सिर्फ तामपत्र तक सीमित रह गए थे, जमीन पर उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। कुल मिलाकर के बंगाल, जो ट्रेडिशनली एक प्रॉस्पेरस और फर्टाइल रीजन था, अब इंस्टेबिलिटी की वजह से अपने पोटेंशियल से नीचे जा रहा था। आयरनी ये थी कि रिसोर्सेज थे, पैसा था, लोग थे, पर ऑर्डर नहीं था। और इसी बैकग्राउंड में एक बहुत ही अनयूजुअल सा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट होता है और यहीं से चीजें एकदम से रफ्तार पकड़ लेती है। 8th सेंचुरी के मिड के आसपास बंगाल के एलिट्स, बड़े जमींदार, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के हेड्स और ताकतवर सामंत, ये सब मिलकर के एक बात पे एग्री कर गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल पूरी तरीके से खुद को ही मिटा देगा। और यहीं से एक नए हीरो का राइज शुरू होता है, जो कि है गोपाल। गोपाल कोई दैवीय अवतार नहीं थे, ना ही वो किसी बड़े साम्राज्य के वंशज थे। गोपाल एक मिलिट्री लीडर थे जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कैपेबिलिटीज प्रूव कर चुके थे। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि ऑर्डर वो ला सकते थे, और यहां पर शायद इतिहास में पहली बार इलेक्शन होता है। बंगाल के लीडिंग चीफ्स और एलिट्स ने मिलकर के गोपाल को चुन लिया। सोचिए, एक ऐसे टाइम पे जहां बस लड़ाई ही रिजल्ट डिसाइड करती थी, ऐसे टाइम पे बिना किसी कंक्वेस्ट और बिना किसी मास स्ट्रगल के एक कंक्लूजन पे उतर जाता है। तब इलेक्शन का मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी तो ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह था कि रूलर्स ने एक सेंट्रल अथॉरिटी को वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि मत्स्य न्याय खत्म हो सके। अब जिस चीज के लिए गोपाल को चुना गया था, गोपाल ने सबसे पहले वही किया। पीपल चोज हिम एंड ही डिलीवर्ड लॉ एंड ऑर्डर। गोपाल ने लोकल सरदारों को एक सिस्टम में शामिल किया, जो कोऑपरेट करते थे उन्हें रिटेन किया गया और जो रेजिस्ट करते थे उन्हें बल से हटा दिया गया। पर फोकस लूट या आतंक पर नहीं था, फोकस स्टेबिलिटी पर था। और इसके बाद लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव किया गया। जो ताम्रपत्र ग्रांट्स होते थे, यानी उस समय के लैंड रजिस्ट्री मान लें, उन्हें इन्फोर्स किया गया। मठों और एग्रीकल्चर से जुड़ी संस्थाओं को प्रोटेक्शन मिली और इसी वजह से इकोनॉमी दोबारा से ब्रीथ करने लगी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट भी बेहद अहम था। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जो बंगाल और बिहार में लर्निंग के सेंटर्स थे, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया। यह सिर्फ धार्मिक डिसीजन नहीं था, यह पॉलिटिकल भी था, क्योंकि मठों के नेटवर्क्स के जरिए गोपाल को लेजिटिमेसी भी मिली और लोगों तक पहुंच भी मिली थी। और यहीं से एक नया चैप्टर शुरू होता है, पाल एम्पायर का। गोपाल का रेंज शायद बहुत चमक धमक वाला नहीं था, लेकिन वो फाउंडेशनल था। उसने वो बेस क्रिएट किया जिसके ऊपर उसके सक्सेसर्स धर्मपाल और देवपाल
एक पैन ईस्टर्न इंडियन एम्पायर खड़ा कर पाए। अच्छा, आप वो बात याद कीजिए जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि यह कहानी कहीं सुनी सुनी सी लगेगी आपको। आज का बंगाल फॉर्मली एक मॉडर्न स्टेट जरूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स हैं, पुलिस है, इलेक्शंस हैं, पेपर पर देखें तो सब कुछ परफेक्टली फंक्शन लगता है, लेकिन जमीन पर उतर कर देखें तो सच्चाई कुछ और ही दिखती है। यहां आज भी आम आदमी सिर्फ अलार्म से नहीं, अनसर्टेनिटी से उठता है। किसान को यह नहीं पता कि अगला सीजन प्रोड्यूस उसके लिए होगा या फिर नेता बाबू मिडिलमैन के लिए होगा। व्यापारी को यह डर रहता है कि उसकी दुकान से ज्यादा मजबूत कोई और सिस्टम तो नहीं होगा। और नौजवान वो एग्जाम से पहले ही रिजल्ट जान लेता है, वो मेरिट से नहीं बल्कि नेटवर्क से उसको पता पड़ता है। स्कैम्स पे स्कैम्स, कभी टीचर रिक्रूटमेंट, कभी कोल, कभी राशन, कभी म्युनिसिपैलिटी। नाम अलग अलग हो जाते हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। रिसोर्सेज आज भी हैं, पैसा आज भी है, टैलेंट आज भी है, लेकिन कमी बस एक ही चीज की है, वो है ऑर्डर की, जो कि तब भी थी, वो आज फिर से मिसिंग लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की अराजकता किसी एक दंगे, किसी एक फमीन या किसी एक इन्वेजन का रिजल्ट नहीं है। यह इंस्टीट्यूशनल डिके का धीमा जहर है जो बंगाल की जनता पी रही है। रूल ऑफ लॉ फॉर्मली एग्जिस्ट तो करता है लेकिन अप्लाई सिलेक्टिवली होता है। जिसके पास पावर है उसके लिए कानून नरम बन जाता है और जो पावर के बाहर है उसके लिए कभी कानून पत्थर जैसा ठोस हो जाता है। यहां भी सरदार है, बस नाम अलग है। पार्टी कैडर, सिंडिकेट, लोकल स्ट्रॉन्गमैन, उनका एरिया फिक्स है, उनकी मर्जी, उनका कानून। फर्क सिर्फ इतना है कि 8th सेंचुरी में लोग खुले तौर पर ताकत से लड़ते थे और आज ताकत अलग अलग लिबास पहन करके आती है और इसीलिए कंपैरिजन डिस्टर्ब भी करता है। 8वीं सदी का बंगाल ओपनली केओटिक था। सबको पता था कि प्रॉब्लम क्या है, कोई सेंट्रल ऑर्डर नहीं था। इसीलिए सरदारों, मठों और जमींदारों ने मिलकर के एक फैसला लिया। दिक्कत यह है कि आज का बंगाल डिनायल में है। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन लोग उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते। सोचिए 8th सेंचुरी के बंगाल में बिना मीडिया, बिना सोशल प्लेटफॉर्म्स, बिना कॉन्स्टिट्यूशन, बिना वोटिंग राइट्स, लोग एक कॉमन कंक्लूजन तक पहुंच गए थे। तो आज के बंगाल में जहां बोलने के 1000 तरीके हैं, लिखने के 1000 प्लेटफॉर्म है, वोट देने का अधिकार है, सवाल पूछने का कानूनी हक है, वहां यह कहना कि कुछ हो नहीं सकता क्या सिर्फ एक बहाना नहीं है? ये गोपाल कोई मसीहा नहीं था, वो बस एक रिमाइंडर था कि जब स्टेट खुद को खत्म करने लगती है तो सोसाइटी को इंटरवीन करना पड़ता है। और शायद आज का बंगाल भी इसी मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि हम उस प्रॉब्लम को पहचानने के लिए तैयार भी हैं जिसे 1200 साल पहले हम पहचान चुके थे। खैर, इसी सवाल पर मैं आपकी आज की कहानी खत्म करता हूं और कमेंट सेक्शन में आपसे जवाब की मांग करता हूं। खैर, इसी के साथ जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।